आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी मार्केट। मनी मार्केट के ऊपर ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने मनी मार्केट की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, फीचर्स, फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इंडियन मनी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो इंडियन मनी मार्केट है वो टू पार्ट्स में डिवाइड्स है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइज मार्केट और सेकंड है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। तो डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट जो इंडियन मनी मार्केट है वो वेल ऑर्गेनाइज है और इसके जो सारे प्लेयर्स हैं, ये जो भी इसमें पार्टिसिपेंट करने वाले इंस्टीट्यूशन है वो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड है और वो आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं। और जो भी हमने डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट मनी मार्केट का समझा था वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझा था। तो इसके जो पार्टिसिपेंट हमने बताया था मनी मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, तो वो सारा जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस कर रहे थे। इसको रीड करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट। फर्स्ट है ऑर्गेनाइज। The organized sector of money market is reasonable, well organized and integrated. It comprises with the Reserve Bank of India, State Bank of India, commercial banks, private banks, foreign banks, cooperative banks and development financial institutions like IDBI, IFCI, investing finance companies like LIC, GIC, UTI, DFHI and mutual funds। अब इसके अंदर हमने पहले कहा था कि ये ऑर्गेनाइज है और इसमें पार्टिसिपेंट है, उसमें आरबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो शेड्यूल बैंक नहीं है, ये एक अलग ही रजिस्टर्ड है। स्टेट एक्ट बना हुआ था उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है। जहाँ आरबीआई की ब्रांचेज या आरबीआई नहीं है वहाँ आरबीआई का काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करती है। और कॉमर्शियल बैंक्स है वो जो सारे शेड्यूल्स बैंक थे जो पहले 19 थे, अब 19 से कम होकर शायद अब काफ़ी का मर्जर हो चुका है, तो अराउंड 12 बचे। उनमें पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक्स हैं। प्राइवेट बैंक्स खूब सारे हैं, एचडीएफसी या फेडरल बैंक्स, डीसीबी, एचडीएफसी, ये प्राइवेट बैंक्स हैं। फॉरेन बैंक्स है, काफ़ी सारी कोऑपरेटिव बैंक्स भी है, जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स या सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। और आईडीबीआई और आईएफसीआई ये डेवलपमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड करवाती है। और एलआईसी, जीआईसी इंश्योरेंस में, और यूटीआई और म्यूचुअल फंड्स है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर है। तो फर्स्ट इसका ले लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। पहला ले लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट है और इंडिया में सारे बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है या मॉनेटरी पॉलिसी है उसको रेगुलेट आरबीआई ही करता है। तो मनी मार्केट के थ्रू ही मॉनेटरी पॉलिसी का वो इम्प्लीमेंटेशन करता है। मनी मार्केट के अंदर जो मनी के फ्लो को कंट्रोल करेगा तो अल्टीमेटली पब्लिक के अंदर भी मनी का लिक्विडिटी जो होगी वो कंट्रोल हो जाएगी। इन्फ्लुएंस कर सकता है मनी मार्केट के थ्रू आरबीआई। तो आरबीआई पूरे मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। सारे जो अदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो होते हैं आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई का हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जो आपके सेकंड सब्जेक्ट है, उस पर आरबीआई को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। सेकंड है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा बड़े पार्टिसिपेंट्स मनी मार्केट के कॉमर्शियल बैंक ही होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन या शॉर्ट टर्म नीड होती है कॉल मनी मार्केट में, तो ज़्यादातर पार्टिसिपेंट कॉमर्शियल बैंक ही होते हैं। तो बैंक की जब भी शॉर्ट टर्म नीड होती है तो मनी मार्केट में डील करते हैं। और सरप्लस फंड भी होता है या डेफिशिएंसी, दोनों केस में वो मनी मार्केट में डील करते हैं। कॉमर्शियल बैंक जो शेड्यूल बैंक है इंडिया के वो बैंक है। कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी लोगों से डिमांड डिपॉजिट लेते भी है और उनको लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं। और जो बैंकिंग हम जो बैंकिंग देखते हैं बैंकिंग फैसिलिटीज़ वो ज़्यादा जनरली कॉमर्शियल बैंक ही हमको प्रोवाइड करवाते हैं। थर्ड है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंस होते हैं कॉमर्शियल बैंक या शेड्यूल बैंक से अंदर। उनकी जो
काम करने का तरीका होता है वो भी अलग होता है। उनके आरबीआई के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो भी कॉमर्शियल बैंक से थोड़े डिफरेंस होते हैं। इनका वर्किंग स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है और ये ज़्यादातर रूरल एरिया में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। स्टेट लेवल पे भी होते हैं जिनको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं उनको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं। प्राइमरी तो ये एग्रीकल्चर की जो एग्रीकल्चर होते हैं उनकी ना फाइनेंस की नीड होती है, उनको पूरा करने के लिए होता है। ज़्यादातर इनमें फार्मर्स वगैरह के ही अकाउंट्स होते हैं और ये ज़्यादा क्रॉप्स या एग्रीकल्चर्स के लिए ही लोन प्रोवाइड करवाते हैं। फोर्थ है एक्सेप्टेंस हाउस। एक्सेप्टेंस हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में हालांकि ये इतना डेवलप नहीं हुआ है एक्सेप्टेंस हाउस। ये क्या करते हैं, चाहे तो सेलर हो या बायर हो, कोई भी ट्रेडर हो, उसका बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर बायर होता है तो बायर जिसने किसी से गुड्स लिया तो उसकी गारंटी के लिए ये बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बायर का पैसा हम सेलर को क्या कर देते हैं, बिल एक्सेप्ट करके इशू कर देते हैं उसको बिल। उसके पास उसके क्या होता है, सेलर के पास सिक्योरिटी आ जाती है। या सेलर कोई गुड सेल करता है तो भी वो सेलर को भी बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं कि है ना सेलर के पास पैसा आ जाएगा। सेलर भी अगर कहता है और सेलर के पास पैसा आ जाता है तो उसको पैसे का सिक्योरिटी आ जाती है, एक तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, तो वो उसको क्या कर सकता है, आगे जाके डिस्काउंट करा सकता है। तो एक्सेप्टेंस हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेडर्स और सेलर्स मतलब दोनों ट्रेडर्स इसमें आ जाते हैं, सेलर और बायर दोनों के लिए ये बिल एक्सेप्ट करता है, उसको एक्सेप्टेंस हाउस कहते हैं। इंडिया में हालांकि इतना डेवलपमेंट नहीं है एक्सेप्टेंस हाउस, लेकिन धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक्सेप्टेंस हाउस बहुत ज़्यादा डेवलप है। फिफ्थ है डिस्काउंट हाउस। अब जो एक्सेप्टेंस हाउस जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं उसको डिस्काउंट करने के लिए डिस्काउंट हाउस है। अब सेलर या बायर दोनों के पास अगर बिल ऑफ एक्सचेंज होता है तो उसको अगर उनको कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बिल्कुल लो कॉस्ट पे उसको डिस्काउंट करा सकते हैं डिस्काउंटेड हाउस से, और अपनी मनी की जो या कैश की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये दो एक्सेप्टेंस हाउस का डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा डिस्काउंटेड हाउस भी मनी मार्केट के अंदर अवेलेबल हो, जिससे कि जो बिल एक्सेप्ट किए वो डिस्काउंटेड हो सके। सेकेंड लास्ट है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक तरीके से डिस्काउंट हाउस है। इसको आरबीआई ने 1988 में कंपनीज एक्ट के 1956 के अंदर इसको रजिस्टर्ड किया, इसको इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि इंडिया में एक अच्छे डिस्काउंट हाउस की हमेशा कमी रही है। तो उसको फुलफिल करने के लिए DFHI कंपनी बनाई, जो कि डिस्काउंट करने के लिए, बिल्स वगैरह डिस्काउंट करने के लिए, या मनी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसको डील करने के लिए, ट्रेजरी बिल हो गया या कॉमर्शियल बिल्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया, या कॉल मनी मार्केट्स के जो भी ट्रांजैक्शन है वो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के भी हो गए, तो वो DFHI के थ्रू करवा सकते हैं। तो मनी मार्केट के एक डेवलपमेंट के लिए आरबीआई ने ये एक प्रयास किया है, एक अटेम्प्ट किया, और डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड को एस्टेब्लिश किया 1988 में। ये एक कंपनी है और कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, और मनी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसको उसमें डील करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा भी जो हमने डिस्कस किए थे IDBI, IFCI, LIC, GIC और म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, और भी NBFCs है जो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्स है और भारत में बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल करा रही है, वो सब भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आती है, और वो भी आरबीआई के अंदर आरबीआई से जो रेगुलेशन है उसके अंदर रजिस्टर्ड है। उसके अंदर कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आ जाता है, बैंकिंग और फाइनेंस दोनों। बैंकिंग के अंदर NBFCs भी आ जाते हैं, NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुए, LIC हुए, GIC हुए, और या म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ हुई, जो भी कैसे ना कैसे करके लोगों की जो सेविंग्स है उसको कलेक्ट करती है और उसको इन्वेस्ट करती है। तो ये सारी जो बची हुई ऑर्गेनाइजेशन है ये भी मनी मार्केट का पार्ट होती है, या बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है, ये भी सारे एक तरीके से कहीं ना कहीं रेगुलेट है। आरबीआई हुआ या सेबी हुआ या फिर किसी भी कंपनी एक्ट या किसी भी तरीके से रेगुलेट है, मतलब किसी कानून के अंदर है, लीगल है, तो वो क्या होगा, रेगुलेट होते हैं। सेकंड हम ले लेते हैं अनऑर्गेनाइज इंडियन मनी मार्केट। जो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट है उनके अलावा जो भी भारत में बैंकिंग या फाइनेंस की
फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं वो पार्टिसिपेंट्स या इंस्टीट्यूशन अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट के पार्ट्स है। तो फर्स्ट इसके अंदर है अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। इसके अंदर वो आते हैं जो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है या किसी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, वो कहीं पे भी रजिस्टर्ड ही नहीं है, लेकिन बैंक्स की तरह डिपॉजिट लेते हैं, लोन देते हैं और फाइनेंस की जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसमें सबसे पहले लोन और फाइनेंस कंपनीज, अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के अंदर फर्स्ट है लोन एंड फाइनेंस कंपनीज। इसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारे प्राइवेट पार्टीज जो होती है वो अपने ओवन फंड से, ओवन कैपिटल से या फिर लोगों से डिपॉजिट लेके बोरोइंग बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। अब काफ़ी सारे जो होते हैं ये जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। जो रजिस्टर्ड है वो तो कॉमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, वो तो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट हो गए। लेकिन जो बैंकिंग की सुविधाएं जैसे छोटे लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर दूसरे एक पर्टिकुलर जगह पे फाइनेंस की या लोन की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, अनरेगुलेटेड आ जाते हैं। ये सारे बैंकिंग के काम करते हैं, सारे तो नहीं लेकिन डिपॉजिट लेने के और बोरो करने के। स्टार्टिंग तो ये अपने ओवन कैपिटल से करते हैं, अपने ओवन कैपिटल्स को लोगों में लोन दे देते हैं और उनसे जो डिपॉजिट आती जाती है उससे वापस लोन देते रहते हैं। तो एक तरीके से ये भी क्रेडिट क्रिएशन का काम तो करते हैं कॉमर्शियल बैंक की तरह, लेकिन ये कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है। सेकंड है चिट फंड्स। चिट फंड्स के अंदर क्या आता है, चिट फंड्स के अंदर आता है जैसे ना, ये भी एक तरह की स्कीम होती है। इसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारे मेंबर्स जुड़ जाते हैं और वो आपस में सब लोगों के नाम की एक चिट्ठी होती है, उसको लिख के, नाम वगैरह लिख के और सबको कलेक्ट कर लेते हैं। अब उसमें से रैंडमली एक चिट निकाली जाती है या फिर तो ऐसा होता है कि चिट निकाली जाती है और जिसका नाम आता है वो सब लोगों के जो बारी बारी से जो फंड्स कलेक्ट करते हैं उसको एक जना ले लेता है और उसको हर बार ऐसे एक तरीके से ना साइकिल चलती रहती है। लोग आपस में मंथली या बाई मंथली या फिर क्वार्टरली फंड्स देते हैं और सबके फंड्स को कलेक्ट करके एक के नाम की चिट निकाली जाती है और जिसके नाम की चिट आता है वो फंड ले लेता है। ऐसे तरीके से कर करके सबका एंड में जो फंड्स ले लेता है उसके नाम की चिट्ठी फिर नेक्स्ट टाइम में नहीं भरी जाती है। या फिर तो ऐसे होती है चिट फंड्स की स्कीम। या दूसरा तरीका है जिसके अंदर क्या होता है कि सब फंड कलेक्ट कर लेते हैं और एक जना क्या होता है, बिड लगाता है कि मैं फ़ंड लेना चाहता हूँ और जो सबसे ज़्यादा बिड लगा देता है उसको फ़ंड दे देते हैं और उसको जब से ज़्यादा बिड लगाने से मतलब है जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे देता है। डिस्काउंट देने से क्या होता है कि जो नेक्स्ट टाइम जो इंस्टॉलमेंट होती है चिट की वो कम हो जाती है। ये काफ़ी सारे लोग जानते होंगे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेंट किया होता है, ये बहुत लोकल लेवल पे होता है। और थर्ड है निधि। निधि के अंदर भी क्या होता है, लोगों से म्यूचुअल बेनिफिट फंड की तरह ही होता है, जो लोग आपस में पैसा जुटाते हैं और उसको आपस में ज़रूरत के हिसाब से देते हैं। ये अपने नॉर्थ इंडिया में तो है नहीं, ज़्यादा साउथ इंडिया में चलती है निधिज वगैरह। तो इसके अंदर भी यही होता है, इसके बारे में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं क्योंकि ये रेगुलेटेड है नहीं। तो ये तीन जो तरीके हैं या इंस्टीट्यूशन या तरीके कह लो जिसके द्वारा भी क्या होता है फाइनेंस और बैंकिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन ये कहीं पे रेगुलेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इंडिजीनियस बैंकर्स और मनी लेंडर। ये दोनों ही देसी साहूकार की तरह होते हैं। या इंडिजीनियस बैंकर्स और मनी लेंडर में मेन डिफरेंस तो यही है कि जो इंडिजीनियस बैंकर्स है वो ओवन फंड के साथ साथ लोगों से डिपॉजिट भी लेते हैं और लोन देते हैं। और ये क्या होता है, ये आरबीआई के अंदर रेगुलेटेड नहीं होते हैं। ये ज़्यादा कागजी कार्रवाई यानी पेपर वर्क भी बहुत कम करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करवाते हैं। इससे जिनके पास सिक्योरिटीज़ नहीं होती या इनकम के प्रॉपर सोर्सेज नहीं होते वो इन इंडिजिनियस बैंकर से लोन लेते हैं ज़्यादा। अगर ये कोई पर्टिकुलर जगह पे ही फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब लार्ज लेवल पे ये बैंकिंग या फाइनेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, अनसिक्योर्ड लोन करते हैं और आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर में नहीं आते हैं। और लास्ट है मनी लेंडर, वो इंडिजिनियस बैंकर से इसलिए इसमें मेन डिफरेंस यही है कि ये ना ओवन फंड यूज़ करते हैं, ये लोगों से डिपॉजिट नहीं लेते हैं, ये अपनी ओवन कैपिटल होते हैं, उससे ये ज़्यादातर अमीर देसी साहूकार वगैरह आपने मूवीज़ में देखा होगा, सेठ लोग जो होते हैं गरीब लोगों को पैसा देते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इन दोनों इंडिजिनियस बैंकर और मनी लेंडर्स, मेन डिफरेंस यही है कि इंडिजिनियस बैंकर डिपॉजिट भी लेते हैं और मनी लेंडर
ओन कैपिटल यूज़ करते हैं और इनके अंदर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, 36% और इससे भी ज़्यादा, मंथली 5% तक भी इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करते हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है और ज़्यादातर ये गरीब लोगों का शोषण करते हैं। वैसे तो इंडिया में ये एफर्ट्स कर रहे हैं कि सब लोगों तक बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दी जाए, जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का नहीं होना ही अच्छा होता है मनी मार्केट में, क्योंकि ये बैंकिंग फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करवाते हैं लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है, लोग इनके पूरा ट्रैप हो जाते हैं जो पुअर पीपल्स होते हैं। और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है वो भी इम्प्लीमेंटेशन होने में ये एक तरीके से बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये रेगुलेटेड तो होते नहीं है। जब भी आरबीआई लिक्विडिटी को कंट्रोल करना चाहती है लेकिन ये उसके रेगुलेशन में नहीं आते, तो इनके अंदर जो मनी का जो लिक्विडिटी है वो कभी आरबीआई कंट्रोल कर ही नहीं पाती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट बहुत कम है, लेकिन इंडिया में अभी भी ये काफ़ी जगह पे जो स्पेशली रूरल एरिया में और गरीब लोगों के अंदर अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है और लोग इससे फैसिलिटी ले रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो असाइनमेंट वगैरह है वो इसका लास्ट वीडियो बनने के बाद ही आपको दिए जाएंगे। थैंक यू।